नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों, जैसा कि 23 और 24 जुलाई को रीट जो पात्रता परीक्षा है दोस्तों वो संपन्न हो चुकी है। और दोस्तों इसी के 24 तारीख को कंप्लीट हुई है और 25 तारीख को दोस्तों इन्होंने शाम को 9:30 बजे जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, मास्टर क्वेश्चन पेपर, वो उन्होंने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट है दोस्तों वहाँ पर अपलोड कर दी गई है। आप भी अपना जो पेपर है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट से वो डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है दोस्तों उनको डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। दोस्तों कोशिश करूंगा दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताने की दोस्तों कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डिस्कशन दोस्तों जैसे कि उसका जो डिस्क्रिप्शन दोस्तों जो डिस्कशन है दोस्तों हम दूसरी वीडियो बनाएंगे दोस्तों, उसमें हम कर लेंगे कि ये कैसे हुआ इसका ऑप्शन। लेकिन हाँ 100% ये दोस्तों जो मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। सबसे पहले दोस्तों हम जो साइकोलॉजी का पोर्शन है दोस्तों जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं पेपर कोड सीरीज है दोस्तों सी, उस पर दोस्तों उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों साइकोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, जैसे कि साइकोलॉजी 30 प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको साइकोलॉजी के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है कि इसकी लैंग्वेज कैसी है, तो दोस्तों आप एक बार इंग्लिश में जो पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन इंग्लिश का एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ऑप्शन है दोस्तों उसको भी ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों। तो दोस्तों एक ग्रुप क्रिएटिविटी मेथड फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय गैदरिंग ए लिस्ट ऑफ द आइडियाज़ एंड स्पॉन्टेनियसली इज़ नोन एज। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, इसके अंदर दे रखा है ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी, मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी एंड ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को मस्तिष्क विप्लव युक्ति यानी कि दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टडी कहा जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस एंड रिजल्ट, ये तो सही होगा दोस्तों। इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट बिल्कुल सही है। प्राइस एंड क्रिटिसिज्म, दोस्तों अभिप्रेरणा की बात की जा रही है तो इसके अंदर बात कर रहा है कि अभिप्रेरणा की भूमि किस प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। मतलब क्रिटिसिज्म होता है तो दोस्तों अभिप्रेरणा के अंदर तो होता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों सी यानी प्रशंसा एवं आलोचना, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कंफ्यूज होने की दोस्तों बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा सी यानी प्रशंसा तथा आलोचना। ठीक है, प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान है, अंतर्वैयक्तिक समायोजन है, आकांक्षा स्तर बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है प्रशंसा और आलोचना। तो दोस्तों आलोचना जो आ रहा है क्रिटिसिज्म वर्ड आ रहा है प्रेज एंड द क्रिटिसिज्म, ये मतलब प्रेरणा से संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि कॉन्सेप्ट मैपिंग इन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय होम। ठीक है, तो इसका जो शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों जोसेफ डी नोवाक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों शिक्षण का प्रकार बताना है जो शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक यानी क्रियात्मक शिक्षण होता है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक यानी तीनों तो होता है। ऑप्शन इज द वी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आधारित नहीं है वर्णात्मक। ठीक है, यानी शिक्षण का प्रकार मतलब शिक्षण के उद्देश्यों पर कौन सा आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर इज बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाँचवें नंबर का आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों
कि हु हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन दोस्तों, यानी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया था दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, यानी शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है। बात करते हैं दोस्तों, मतलब एक्शन रिसर्च की बात करता है, क्रियात्मक अनुसंधान स्कूल से संबंधित है। तो कट लेविन ने इसमें सम्मिलित थे, B.R. वंकिंगम सम्मिलित थे, स्टीफन एम कोरे सम्मिलित थे। लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बिल्कुल एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, स्टीफन एम कोवे दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है, इसका योगदान नहीं था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों कि विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज लीस्ट यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑर्डिनल स्केल यानी क्रम सूची मापनी, नोमिनियल स्केल इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नामिक मापनी दोस्तों इसका, और अंतराल मतलब समान अंतराल मापनी इक्वल इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल दोस्तों अनुपातिक मापनी। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों बिल्कुल नामिक मापनी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 7th नंबर साइकोलॉजी का। बिल्कुल दोस्तों आपको साइकोलॉजी के अंदर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है, यानी कि विच इज़ द मेन फिलोसॉफी ऑफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसका दोस्तों मुख्य दर्शन क्या है, तो आपको सबको पता है कि दोस्तों बिना बोझ के सीखना इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो दोस्तों 2009 एक्ट है दोस्तों एजुकेशन RT का, 2009 का एक्ट है, तो उसमें बोल रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सत्य नहीं है मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बिल्कुल राइट है, विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान बिल्कुल सही है, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर जाएगा दोस्तों कि अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे कार्य, ये गलत है दोस्तों। प्राथमिक स्कूल के लिए दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय के लिए दोस्तों 45 घंटे प्रति सप्ताह मतलब पढ़ाना ज़रूरी है, और 48 घंटे दोस्तों उच्च प्राथमिक के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल एकदम क्लियर कट दोस्तों, बिल्कुल कन्फ्यूजन रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन 9वें नंबर का। 9वें नंबर का है दोस्तों आपके सामने है कि एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताएं यानी कि द ऑब्जर्वेबल फिजिकल एंड द साइकोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल इज टर्म एज दोस्तों कि टर्म एज यानी कि विशेषता को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों फिनोटाइप। दोस्तों बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर जीनोटाइप नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फिनोटाइप, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फिनोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 10वें नंबर का। इसका यह है कि किसी परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों यानी विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो है जैविक, यानी कि परिप्रेक्ष्य के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू विच पर्सपेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स यानी ए स्पेसिफिक एंड ए प्री अरेंज्ड स्कीम विद इन द बॉडी। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बायोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, बिल्कुल इसका 10वें का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू
थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा अधिगम यानी अधिगम सिद्धांत दिया था, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था इसने। तो दोस्तों इसका राइट लेब बाई गोस्की का दोस्तों तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास दिया था, विकास का सिद्धांत दिया था। तो विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों बी, यानी अब्राहम मैस्लो, यानी अब्राहम मैस्लो इज द राइट आंसर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, 11वें नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा इसका अब्राहम मैस्लो। ठीक है, ये विकास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड इज़ नॉट वैलिड टू स्टडी द रोल ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, तो आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन, यानी कि आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? कौन सी विधि वैध नहीं है? तो दोस्तों एक बार आप मतलब जो क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो दोस्तों एक बार इंग्लिश का जो ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। यानी विच मेथड इज़ नॉट वैलिड टू स्टडी द रोल ऑफ हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता की बात कर रहा है। तो ट्यून स्टडी यानी कि जुड़वा बच्चे का अध्ययन यानी आनुवंशिकता से संबंधित होता है। अभिभावक बालक विश्लेषण यानी पेरेंट चाइल्ड एनालिसिस, यानी अभिभावक बालक विश्लेषण होता है, ये किससे संबंधित? आनुवंशिकता से संबंधित है। ठीक है, दत्त ग्रहण अध्ययन। तो दोस्तों दत्त ग्रहण अध्ययन का मतलब अडॉप्शन, मतलब किसी को गोद लेना। गोद लेने के अंदर दोस्तों इसके बीच में कोई मतलब आनुवंशिकता से संबंधित कोई बात है नहीं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों दत्त ग्रहण अध्ययन, यानी कि ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, एडॉप्शन स्टडी इज द राइट आंसर दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, इसका सी ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, हु हैज़ नॉट ए प्रोपाउंडेड एनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया था? तो व्यक्तित्व की बात करता है दोस्तों, यानी पर्सनैलिटी की बात कर रहा है, तो किसने सिद्धांत नहीं दिया था दोस्तों? तो वी.एफ. स्किनर दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था, रेमंड वी कैटल ने दिया था, गॉर्डन आलपोर्ट ने दिया था, लेकिन वी.एफ. स्किनर ने दोस्तों ये सिद्धांत नहीं दिया था। वी.एफ. स्किनर का सिद्धांत दोस्तों तो क्रिया प्रसूति का सिद्धांत है दोस्तों, कहता है कि मतलब क्रिया प्रसूति का सिद्धांत है। वी.एफ. स्किनर क्या कहता है कि मतलब किसी भी काम को करने के बाद में दोस्तों उसे क्या किया जाए, थोड़ा सा पुनर्बलन दिया जाए, तत्काल पुनर्बलन दिया जाए। अब पुनर्बलन चाहे दोस्तों वो चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, यानी कि क्या है मतलब ये वी.एफ. स्किनर कहता है या तो धनात्मक हो, सकारात्मक हो या ऋणात्मक हो, कोई दिक्कत नहीं है, नकारात्मक हो। यानी कि वी.एफ. स्किनर इसकी बात करता है, तो कौन सा शामिल नहीं है इसके अंदर? सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था वी.एफ. स्किनर ने। तो वी.एफ. स्किनर कहता है कि तत्काल उसे पुनर्बल दिया जाए, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो। तो ये व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत से प्रतिपादित नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन के द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है? तो दोस्तों आपको पता है, यानी कि मुर्रे और मॉर्गन के द्वारा यानी कथानक संप्रत परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी TAT, ये क्या दिया गया है? परीक्षण निर्मित किया था। किसने? बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 15वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? दोस्तों बालक की वृद्धि से कौन सा कारक है वो संबंधित नहीं है? तो बात करते हैं दोस्तों पोषण, तो न्यूट्रिशन तो ज़रूरी है, एक बालक है दोस्तों उसको न्यूट्रिशन ज़रूरी है, स्वास्थ्य उसका ज़रूरी है दोस्तों, निद्रा लेना भी उसे ज़रूरी है। अधिवास इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अधिवास इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल दोस्तों इसका अधिवास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर दोस्तों, विकास का कौन सा आयाम नॉम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? तो आपको पता है नॉम चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दी थी, यानी कि भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है,
बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान पेपर है, ऐसी कोई बात नहीं कि इतना हार्ड था, ये था, बहुत ही आसान पेपर है। ठीक है दोस्तों, ये जो पेपर है दोस्तों 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट का दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का पेपर लगा था दोस्तों, साइंस और मैथ था। मेरा दोस्तों मेरा पेपर लगा था, साइंस मैथ से हूँ मैं। तो ये जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन दोस्तों आए थे, तो 30 क्वेश्चन के आंसर दोस्तों मैं आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ दोस्तों आपको। ठीक है, स्वभाव में व्यक्तित्व विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है, यानी स्वभाव की बात करता है। यानी कि दोस्तों जैसे कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया ना कि स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कर रहा है, आधारभूत रूप से होती है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं दोस्तों ये मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टेम्परामेंट आर बेसिकली दोस्तों एक्वार्ड आर बेसिकली एक्वार्ड का मतलब होता है दोस्तों अधिग्रहित। अधिग्रहित मतलब होता है इसका स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से अधिग्रहित होती है दोस्तों, ये क्या की जाती है, एक्वायर्ड होती है। इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों इसका अधिग्रहित। ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 18वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विथ विच काइंड ऑफ थिंकिंग। दोस्तों रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है, आप सभी को पता है, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द राइट आंसर दोस्तों रचनात्मक शिक्षण से। ठीक है, उसके बाद 19वां क्वेश्चन आपके सामने है कि मानसिक विबंधित पद, यानी मानसिक विबंधित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। तो बिल्कुल दोस्तों आप बहुत ही आसान प्रश्न है, यानी कि मानसिक विबंधित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। द टर्म मेंटल रिटार्डेशन इज रिप्लेस्ड विथ विच टर्म दोस्तों, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। प्रस्तावित किया है किसको, मानसिक विबंधता को, यानी कि जो मेंटल रिटार्डेशन है इसको रिप्लेस्ड किया है किससे, बौद्धिक अयोग्यता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न था, मैं भी जब करके आया हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे करके तो आना था, तो मैं इसका जो आंसर करके आया था दोस्तों मैं स्थिर करके आया हूँ। लेकिन दोस्तों बात करते हैं स्टेबल, यानी स्थिर की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं स्थायित्व की। तो दोस्तों स्टेबल इंड्योरिंग यानी दोनों ही क्या है, सिनोनिम्स है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों मुझे कन्फ्यूजन था, तो मैं इसके लिए अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपको पता है दोस्तों, अगर आपको पता है तो ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अंत में दोस्तों आपको ये भी बताना है कि 30 प्रश्न में से मेरे कितने क्वेश्चन सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न मेरे को कन्फ्यूजन था, मैं अभी के लिए इसको छोड़ रहा हूँ दोस्तों। इसको अगर होगा मैं तो दोस्तों कुछ ऐसा इसका संशोधन तो दोस्तों मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, क्योंकि स्थिर और स्थायी व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों सामान्य, अनूठा और ये दो ऑप्शन है दोस्तों, तो स्थिर अस्थायी दोनों एक ही जैसे ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वें नंबर। 21वें नंबर में विच टेस्ट इज कल्चरल फ्री नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्ति अवाचिक परीक्षण है। इसका जो संस्कृति मुक्ति अवाचिक परीक्षण दोस्तों ये किसका है दोस्तों, कैटल ने दिया। लेकिन अगर कैटल ऑप्शन में नहीं है तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो है वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जाएगी दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर जाएगा संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण कैटल ने दिया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है तो वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापने इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है 22वें नंबर का, यानी कि विच इंटेलिजेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी कि बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डन के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो बहुआयामी बुद्धिमत्ताएं दोस्तों उन्होंने वर्गीकरण किया था हार्वर्ड गार्डन ने, कितने 9 प्रकार के बताए थे, जिसमें दोस्तों अंतर्व्यक्तित्व था, प्राकृतिक था और अस्तित्वकारी था। लेकिन दोस्तों
सांवेगिक बुद्धि तो डेनियल गोलमैन बात करता है, तो सांवेगिक बुद्धि दोस्तों इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, सांवेगिक। करेक्ट आंसर चला जाएगा, यानी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है सांवेगिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23वें नंबर का, यानी 23वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, यानी कि ए बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ द माल एडजस्टमेंट दोस्तों, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिहेवियरल सिम्टम ऑफ माल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, यानी कि कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। तो दोस्तों कुसमायोजन कब होता है, अगर कोई इंसान आक्रामक हो जाता है तो वो कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। चिंता नहीं हो सकता, उदासीनता नहीं हो सकता, असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों इसका आक्रामकता। बिल्कुल एकदम दोस्तों शांति फ्रेश माइंड से बिल्कुल सोचिए, इसका राइट आंसर जाएगा बिल्कुल आक्रामकता, इसका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशेष आवश्यकताएं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर यानी विशेष आवश्यकता वाली, यानी कि किसकी बात कर रहा है, स्पेशल मतलब नीड्स होती है उसकी बारे में बात कर रहा है, यानी विच मेथड इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी स्पेशल नीड्स के बारे में बात कर रहा है। विशेष आवश्यकताएं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट तरीके से संबंधित नहीं है। तो पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, यानी पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण ये बिल्कुल सही है। और खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, विभिन्न शिक्षण विधियां, बिल्कुल ये सही है। विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण ही सही। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा ना, तो वो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों, बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास दोस्तों, इसके अंदर विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सा विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं, तो यही ऑप्शन इसका बी चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 25वें नंबर का, यानी 25वें नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने है कि लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग इज ए टर्म एज, यानी कि पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है। तो पठन से संबंधित की बात कर रहा है, तो दोस्तों क्या डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी डिसलेक्सिया हो जाएगा इसका आंसर। डिसलेक्सिया पठन से संबंधित दोस्तों, गणित से संबंधित कोई कैलकुलेशन संबंधित डिस्कैलकुलेट हो जाएगा, और भाषा से संबंधित क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित, यानी वंचित बालकों की बात कर रहा है। तो वंचित बालक यानी कि डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति बालक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, यानी कि वंचित बालक की बात कर रहा है। कौन से बालक, वंचित बालक की बात कर रहा है। तो डिप्राइव्ड ऑफ मिनिमल बेसिक फैसिलिटीज आर क्लासिफाई एज ए, तो ये हो जाएगा डिसएडवांटेज चिल्ड्रन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने कि अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो आपको दोस्तों पहले भी बताया था मैंने कि शायद विकास से संबंधित नहीं है, कुछ ऐसे प्रश्न आया था पहले भी, तो उसमें वी.एफ. स्किनर था उसका राइट आंसर। लेकिन पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, आपको पता है कि वी.एफ. स्किनर कौन सा सिद्धांत दिया था इसने, यानी क्रिया प्रसूति का सिद्धांत दिया था। कहता है कि इसे पुनर्बलन दिया जाए, तत्काल पुनर्बल दिया जाए, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, चाहे वो कैसा हो, चाहे वो पनिशमेंट हो यानी रिवार्ड हो एंड पनिशमेंट हो, मतलब सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक हो, लेकिन उसे तत्काल क्या दिया जाए, पुनर्बल दिया जाए। तो अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसने दी दोस्तों, इसका राइट आंसर चला जाएगा बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, वी.एफ. स्किनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों आपके जो अंक है बिल्कुल मिला लीजिए दोस्तों। 30 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी अधिगम की अवधारणा के बारे में बता रहा है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल राइट है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, बिल्कुल राइट है।
अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल राइट है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है दोस्तों। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। अधिगम एक अर्जित है दोस्तों। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। तो क्या ये जन्मजात थोड़ी सीखता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, यानी ये जन्मजात नहीं है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है 29वें नंबर का, यानी कि इवान पावलोव के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। तो किसके रूप में समझाता है? अंतर्दृष्टि नहीं, अनुकरण नहीं, पुनर्वलन नहीं। तो पुनर्वलन की बात कौन करता है? स्किनर। अनुकरण कौन करता है? अल्बर्ट भांडुरा। अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इज द बी राइट आंसर, यानी कि इवान पावलोव के द्वारा साहचर्य सिद्धांत, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इवान पावलोव के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय इवान पावलोव एक्सप्लेन्स लर्निंग बाय एसोसिएशन, यानी लर्निंग बाय एसोसिएशन दोस्तों, साहचर्य हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो लर्निंग फॉर चिल्ड्रन, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो बात करते हैं दोस्तों, प्रतिबिंबन बिल्कुल है, प्रतिबिंबन यानी रिफ्लेक्शन बिल्कुल होगा, और आर्गुमेंट यानी तर्क बिल्कुल सही है, कल्पना यानी इमेजिनेशन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों प्रक्रिया कौन सी नहीं है बालकों के लिए? अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, वो है परिपक्वता। दोस्तों परिपक्वता इसका राइट आंसर चला जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल परिपक्वता होगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको 30 के 30 प्रश्न, एक प्रश्न दोस्तों उसमें कन्फ्यूजन था, तो वो स्थिर था या फिर जो भी है एंड्योरिंग था या स्टेबल था दोस्तों, वो कन्फ्यूजन है दोस्तों। एक क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाया है, देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या देती है सरकार, क्या देती है दोस्तों, बोर्ड से क्या आता है। तो उम्मीद है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, आपके लिए हेल्पफुल है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।